नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। साथ ही साथ इस निःशुल्क कार्यक्रम में आपकी डिटेल्स देने के बाद में लगभग 3 से 3.5 महीने का समय लगेगा और उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में इसी तरह से किया जाएगा। थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है ये 63वें नंबर का 63rd नंबर का कार्यक्रम है। 62 कार्यक्रम हम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में अभी तक बना चुके हैं। साथ ही साथ 415 जन्म कुंडली का अध्ययन इसके पहले कार्यक्रमों में हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 416वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। तो जो पहली जन्म कुंडली आज मैं लूंगा वो दीपिका जी की होगी। तो जो दर्शक, हाँ दीपिका जी तो सुनेंगी ही क्योंकि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने वाला है, परंतु जो दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, फलकथन करना सीखना चाहते हैं, रूल्स उनके पास में ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर जन्म कुंडली को देख करके प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं तो इस कुंडली को प्रिपेयर करते चलिए। मैं जन्म का विवरण बताता जा रहा हूँ तो आपकी भी प्रैक्टिस जन्म कुंडली को देखने में होती रहेगी। अब हम बिना विलंब किए आज की पहली जन्म कुंडली ले लेते हैं जो कि दीपिका जी की है। दीपिका जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूँ। 2 दिसंबर 1988, जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है सुबह के 7:08 और जन्म स्थान है कोलकाता। दीपिका जी धनु लग्न की हैं और सिंह राशि है आपकी, तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि तो इसको अच्छा माना जाएगा। इन्होंने प्रश्न किया है, प्रणाम गुरुजी, क्या आफ्टर मैरिज मेरा फॉरेन सेटलमेंट होगा? लाइफ पार्टनर फॉरेन में रहने वाले होंगे क्या? देखिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव का मालिक जाकर के चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश षष्ठ में बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो स्थितियां तो बन रही हैं, कैसे बन रही हैं समझा देता हूं। 12वां भाव विदेश का है, 12वें भाव का अधिपति आकर के चतुर्थ भाव अर्थात स्वदेश भाव में बैठ गया, तो विदेश भाव का संबंध स्वदेश से हो गया, तो फलस्वरूप बाहर जाने की संभावनाएं बनती हैं। अब आपने कहा पति के साथ या शादी के बाद, तो शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है शनि की, और सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये दाम्पत्य में परेशानी तो दर्शाते हैं, परंतु अगर हम पॉजिटिव साइड से देखते हैं तो पति भाव के अधिपति का 12वें भाव से संबंध होना इस बात की सूचना देता है कि पति फॉरेन से भी हो सकते हैं या शादी के बाद आप पति के साथ विदेश जा सकते हैं। तो ये योग आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं, अगस्त 2022 के बाद ही आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से विवाह के योग बनते हैं और गोचर कुंडली से अगले वर्ष बनेंगे। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जिससे आप विवाह के लिए आगे बढ़ें। तो ये है आपकी जन्म कुंडली में। यही आपने पूछा था, किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। लग्नपति ही षष्ठ में बैठे हैं तो ये अवयोग हुआ, लेकिन विदेश को देख रहे हैं और जिसके घर में बैठे हैं वो स्वग्रही है, तो मुझे लगता है कि आपको विदेश ही जाना चाहिए। आपका विदेश जाना ज्यादा उचित है। अष्टमपति भी नवम में बैठे हैं तो आपका दूर जन्मस्थान से दूर रहना मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। अगली जन्म कुंडली है पार्था साराथी लोथ, यही नाम होगा पार्था, मैं नोट कर लेता हूं आपका। और जन्म की तिथि है 15 फरवरी 1972। जन्म समय है 10 AM सुबह के 10 बजे और तिनसुकिया असम का बर्थ है इनका, तिनसुकिया। आप नाम से समझ गए होंगे, मैं आपकी जन्म कुंडली ले रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ से मिला लीजिएगा। मेष लग्न के हैं आप पार्था जी, राशि आपकी कुंभवंती, अग्नि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि है आपकी। प्रश्न आपने किया है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रहा है, कृपया कुछ जेमस्टोन रेमेडी बताएं। मैं अभी ओपल धारण करके रखा हूं, ओपल तो हटा दीजिए। मेष लग्न के हैं आप, शुक्र का उच्च का हो जाना आपकी कुंडली में, इसका यह अर्थ नहीं होता कि आप ओपल धारण करें, क्योंकि आप मेष लग्न के हैं और लग्नपति लग्न में बैठे हैं, अर्थात आपकी लग्न कुंडली मजबूत है, कमजोर नहीं है। कुंभ राशि होने के चलते आप ओपल जरूर धारण कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में
शुक्र कारक होते हैं, लेकिन अगर आप मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो द्वितीय और सप्तम के संयुक्त स्वामी होकर के उच्च राशि में बैठे हैं, मतलब वो मार्केश हैं। तो मेष लग्न के होने की वजह से आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी? उपल की। उपल हटा दीजिए। मंगल नवमांश में मिथुन में है और गुरु भी आपका स्वग्रही वो भी मिथुन में है। मंगल बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में, केतु चतुर्थ में है, ठीक है, और गुरु ये हो गया। और सूर्य आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं, लेकिन नवमांश में नीच के हैं। आपको आजीवन मूंगा धारण करके रखना चाहिए। मूंगा धारण करना ही आपके लिए उचित होगा। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि शनि की दशा में आप मूंगा पहना रहे हैं। दशा के हिसाब से कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता। रत्न आपके जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह का धारण किया जाता है। अब लग्नपति ही होकर के लग्न में बैठे हैं रोचक योग लगा करके, और किसी राजयोग की आवश्यकता ही नहीं है। भाग्येश भी आपका अच्छा है, और मैं यही समझता हूं कि आपको मूंगा धारण करा के सब कुछ दिलाया जा सकता है, तो आप मूंगा ही धारण करिए आजीवन। ऊपर हटा दीजिए। अब आर्थिक स्थिति क्यों खराब है? वैसे तो धनपति 12वें भाव में बैठे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में सूत्र बताया था। देखिए, धनपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना तो धन संचयन में कमी आती है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में धनपति 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं, और वो शुक्र हैं जो कि 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और 12वें भाव का अधिपति स्वतः भाग्य भाव में बैठा है, तो थोड़ा सा धर्म कर्म से जुड़िए, धर्म पर व्यय करिए। शनि की दशा में राहु का अंतर है, फलस्वरूप धन की स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं देख पा रहा हूं आपकी, लेकिन फिर भी धन इत्यादि को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। महाधनी योग है इस कुंडली में। लाभ भाव में सूर्य बैठे, मन आपका सदैव अशांत रहेगा, फिर भी महाधनी योग है इस जन्म कुंडली में। शनि में गुरु का अंतर आने दीजिए, अक्टूबर 2023 के बाद में आएगा। ये भी लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय है। उसके बाद में आपकी स्थिति को मैं बेहतर देख रहा हूँ। 7.5 भी है। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ और गणेश जी के मंत्र का अधिकाधिक जाप आपके द्वारा होना चाहिए। और कार्यक्रमों को आप देखते हैं तभी आपने जन्म कुंडली दी है, तो सूर्य आराधना तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि सूर्य आराधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना अति आवश्यक है। इसको करिए, मूंगा धारण करिए, ओपल हटा दीजिए। ओपल की आपको आवश्यकता नहीं है, ओपल आप नहीं पहन सकते। अगली जन्म कुंडली है तुषार सिंह की। तो तुषार जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। नाम आपका पढ़ा हुआ लग रहा है, नहीं हुआ है पहले। 16 फरवरी 1990 शाम को 3:50 वाराणसी से हैं ये, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। तुषार जी आप कर्क लग्न के हैं, राशि आपकी तुला है। गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी? देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में लग्नगत केतु का होना और चंद्रमा भी आपके केमद्रुम से ग्रसित है। मानसिक अशांति आपकी कुंडली में मैं सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हुए देख रहा हूं। हालांकि चंद्रमा दिग्बली है लग्नेश होकर के, और शनि में राहु का अंतर है, तो अभी तो होना संभव ही नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, तो उनको बल जा रहा है। शेड्यूल में भी उनके पास ठीक ठाक बल है। नवमांश में वृश्चिक के हैं। दशमपति का षष्ठ में होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाता है। कॉम्पिटिशन भाव का अधिपति षष्ठ भाव और दशमेश को देख रहा है। देखिए, योग तो है आपकी कुंडली में 2024 में सरकारी नौकरी का, लेकिन जो मैं आपकी जन्म कुंडली की स्थिति को देख रहा हूँ, हो सकता है आपकी एज तब तक बचे भी या ना सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में अपने कैलिबर के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते। साथ ही साथ पढ़ाई में भी मन आपका उतना ज़्यादा नहीं लगता है, चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। ये कुछ परेशानियां आपकी कुंडली दिखा रही है। भ्रमात्मक स्थिति, कन्फ्यूजन्स की स्थिति आपके साथ बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आप लगे रहना चाहते हैं तो आप लगे रहिए, लेकिन इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थोड़े से कमज़ोर हैं। मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ स्विच कर जाना चाहिए। शनि में राहु का अंतर है, तो अभी तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है। फिर भी अगर आप कर रहे हो तो 2 वर्ष और तैयारी कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्राइवेट सेक्टर में जाना ज़्यादा उचित रहेगा, तो आप प्राइवेट की तरफ ही जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। रही बात उपाय की, तो सूर्य आराधना और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ आपके द्वारा भी होना चाहिए। इतने उपायों को करिए, और प्राइवेट की तरफ आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली जन्म कुंडली आईडी है ये केयर फ्री, नाम इन्होंने दिया हुआ है सौम्या। सौम्या जी की कुंडली है। 29 दिसंबर 1997, जन्म समय है सुबह के 6 बजे, और बर्थ प्लेस है गुड़गांव।
तो आप वृश्चिक लग्न की हैं सौम्या जी। राशि आपकी बन जाती है धनु। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के आपके पराक्रम भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु और शनि का परिवर्तन योग भी आपकी जन्म कुंडली में जो कि अच्छा है। परंतु वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में अष्टम पति बन के बुध जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। स्व नक्षत्र में है लेकिन अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। जब भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति जाकर के लग्न में बैठ जाए, अगर वो स्वतः लग्नेश नहीं है, तो जातक के जीवन काल में संघर्ष अत्यधिक आजीवन बना ही रहता है। तो ये परेशानी है। हालांकि लग्नपति उच्च के हैं पराक्रम भाव में, तो आपको मेहनत से सफलता हासिल कराने का काम वो करेंगे, लेकिन अष्टम पति का लग्न में होना प्रत्येक कार्य में संघर्ष हो जाता है। जीवन साथी कैसे मिलेंगे और मैरिड लाइफ कैसी होगी? सप्तम पति पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हैं, तो नो डाउट आपके जो पति होंगे वो पराक्रमी होंगे। और सप्तम भाव पर एकमात्र शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है, तो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि का हो जाना मैरिड लाइफ को अच्छा ही कहिए। नवमांश कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल की दृष्टि और सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं, गुरु राहु के साथ हैं। शुक्र उच्च के हैं लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं नवमांश में। मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पंचम पति का भी तृतीय भाव में जाकर के बैठ करके सप्तम को देखना, पंचमेश और सप्तमेश की युति प्रेम विवाह की तरफ आपकी कुंडली इशारा कर रही है। और दाम्पत्य जीवन में ईगो, लड़ाई झगड़ा, इसकी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। चंद्र कुंडली जन्म कुंडली से आप मांगलिक तो नहीं है, परंतु फिर भी दशम में राहु है। मुझे लगता है कि आपको जन्म कुंडली का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। अगर आपका प्रेम विवाह होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बिना जन्म कुंडली मिलान करे आपका विवाह होता है तो जीवन साथी के अंदर उग्रता जो है वो बढ़ी चढ़ी मात्रा में देखने में मिलेगी, ईगो जो है वो बढ़ी चढ़ी मात्रा में देखने में मिलेगा, और इस वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। पंचम में शनि है तो दिक्कत होती ही है पंचम के शनि से, लेकिन परिवर्तन में है तो काफी हद तक राहत वहां से मिल जाएगी। परंतु फिर भी बिना जन्म कुंडली मिलाए अगर आपका विवाह होता है तो दिक्कत होनी ही होनी है। वृश्चिक लग्न उग्रता आपके अंदर भी है, राशि भी धनु हो गई है, तो सत्य वक्ता हर चीज को मुंह पर बोल देना। वाणी भाव में सूर्य का होना, ये तो आप जानती ही होंगी कि कड़वा तो आप भी बोलते हैं। तो बकायदा कुंडली मिला करके अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो दाम्पत्य में परेशानियां साफ है। और अगली जन्म कुंडली है सौरभ लोधी की। तो सौरभ लोधी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 4 मार्च 1998, समय दिया हुआ है इन्होंने सुबह के 6 बजे, नहीं सुबह समय है रात के 1:10, 1:10 AM। 4 मार्च 1998, 1:10 AM, और सागर से है ये, मध्य प्रदेश। आप भी वृश्चिक लग्न के हैं, राशि आपकी मेष बनती है, तो पूरी तरह से मंगल से आप प्रभावित हैं। सर मन बहुत भटकता है, जॉब कब तक मिल पाएगी, मेरा करियर कैसा होगा? देखिए वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में समस्या भी इसको कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, खुराफात में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में मन में चलता ही रहता है, जिसके कारण मन भटकता है। चंद्रमा पर आपके राहु की दृष्टि का पड़ जाना, चंद्रमा का भी आपकी कुंडली में मृत अवस्था में होना कहीं ना कहीं मन का भटकाव दिखाता है। षष्ठ भाव में बैठे हैं चंद्रमा जाकर के। हालांकि अगर आप ज्योतिषियों के मत में या जो ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि रहे हैं उनके मत में देखें तो षष्ठ के चंद्रमा को उन्होंने बहुत बुरा नहीं बताया, लेकिन फिर भी षष्ठ भाव में चंद्रमा हो जाए और पापक ग्रह से दृष्टि, जैसा आपके में राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं, मन का भटकाव हो जाता है। वैसे लग्नपति पंचम में बैठे हैं जाकर के, पंचम पति चतुर्थ में है, गुरु है वो। मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में गुरु का उच्च भाव में होना और लग्नपति का पंचम भाव में होना, दिमाग है आपके पास में, दिमाग को लेकर के कोई कमी नहीं। और दशम भाव में राहु बैठे हैं और दशमेश की दृष्टि दशम पे पड़ रही है, फलस्वरूप करियर को आप अच्छा मानिए। तो परेशानी क्यों हो रही है? वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में राहु की महादशा में राहु का अंतर। मैंने सदैव बताया कि राहु की महादशा अगर आ जाए, स्पेशली बाल्यकाल में या जब जॉब वगैरह की बात होती है, स्टार्टिंग करियर के फेज में, तो मन का भटकाव बहुत हो जाता है। तो चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना और राहु की महादशा का होना, ये कहीं ना कहीं भटकाव का कारण बन रहे हैं। राहु में गुरु का अंतर 22 अगस्त के बाद से शुरू हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है एक तरह से, क्योंकि राहु की दशा तो पूरे 18 वर्ष चलनी है, तो अब हमको छोटे छोटे समय ही निकालने होंगे जो कि अच्छे हैं। तो राहु में गुरु का अंतर को मैं अच्छा देख रहा हूँ। और आपने कहा है कि जॉब कब तक मिल पाएगी, तो अगर आप प्रयासरत हैं तो राहु की दशा में गुरु का अंतर जो 22 अगस्त के बाद प्रारंभ हो रहा है, वहां पर ही जॉब मिलने का योग बनता है। करियर कैसा होगा? देखिए दशम में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं वो, जो कि स्वतः आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र का नक्षत्र है।
और शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है, तो राहु का शुक्र के नक्षत्र में संचरण करना, और शुक्र की स्थिति को भी मैं बहुत बुरा नहीं कहूंगा, शनि के घर में बैठे तो थोड़ा तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी राहु का शुक्र के नक्षत्र में दशम में संचरण करना, जहां वो अति विशिष्ट कारक है, और दशमेश की दृष्टि का दशम पर पड़ना, गुरु बुध की दृष्टि का दशम पर पड़ना, करियर को अच्छा मानिए। संघर्ष तो अब आपको मित्र बनाना ही होगा, क्योंकि राहु की दशा आपको मिल गई है, तो संघर्ष से सफलता है। करियर को लेकर के ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है, संघर्ष लेकिन आजीवन आपके जीवन काल में रहने वाला है। आजीवन नहीं कहना चाहिए, आजीवन गलत बोल गया मैं, राहु की दशा में रहने वाला है। अब आजीवन इसलिए निकल गया मुंह से क्योंकि 18 वर्ष की दशा है अब राहु की, तो अब 18 वर्ष पूरा संघर्ष में ही निकलेंगे। फिर भी राहु में गुरु काफी बेटर आपके लिए दिख रहा है, पहले से अच्छा दिख रहा है। उपाय की बात आ जाती है, सूर्य आराधना तो आप करते ही रहिए, राहु की दशा है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 5 माला जाप करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए उचित है। बस एक उपाय, सूर्य आराधना तो उपाय नहीं है, एक उपाय आपको बताया, इसको नियम से अगर आपने कर लिया तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक स्थिति आपके कंट्रोल में आ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे, और यह भी आशा करता हूं कि उनकी इस निःशुल्क कार्यक्रम के माध्यम से मदद हुई होगी। अगर आपकी मदद हुई है, या जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको लगता है कि इस कार्यक्रम से जनमानस का हित हो रहा है, लोग ज्योतिष भी सीख पा रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से उनकी मदद हो रही है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पुनः एक और नए कार्यक्रम में आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।